तो आज हम बात करेंगे एसीसी एग्ज़ाम के अंदर इंटरेक्टिव कम्युनिकेटिव इंग्लिश पेपर के बारे में, जो आपका पेपर 3 होता है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो अक्सर कैंडिडेट्स पूछते हैं, उन्हें भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम प्रीवियस ईयर पेपर को भी डिस्कस करेंगे कि आखिर वहाँ क्या पूछा गया था। सबसे पहले देख लेते हैं कि अक्सर स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चंस पूछते हैं इस पेपर के रिगार्डिंग। सबसे पहला कि सर इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए इस पेपर को क्लियर करने के लिए। तो ऐसा है, ग्रामेटिकली आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए और आपको वोकेबलरी का नॉलेज होना चाहिए। जो वर्ड यूज़ होना है वहाँ पर वही यूज़ किया जाए। अगर कहीं पर सिर्फ बहसबाजी का वर्ड यूज़ होना है और वहाँ आप हाथापाई का वर्ड लिख के आ रहे हो तो ये चीज़ें गलत हो जाएंगी। तो वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होना थोड़ा ज़रूरी है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, उसे कैसे किया जा सकता है। बट हाँ, इंग्लिश के ऊपर एटलीस्ट बेसिक चीज़ें तो सभी पता ही होनी चाहिए। अगर बहुत हाई लेवल वोकैब नहीं पता कोई इशू नहीं है, बट बेसिक सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप अपने थॉट्स को दिखा पाएं, अपने थॉट्स को अच्छे से लिख पाएं। क्योंकि सेकंड स्टेप इस एग्जाम में आएगा, अपने थॉट्स को डिलीवर करना एग्जामिनर को। सेकंड है, क्या ये टेस्ट सिर्फ इंग्लिश के लिए है? इज ओनली इंग्लिश इज चेक्ड इन दिस टेस्ट? सो इंग्लिश को चेक किया जा रहा है या इसके अलावा भी कुछ है? अब देखते हैं प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन पेपर को। यहाँ पर एसए के बारे में बताया गया है। पहले क्वेश्चन में आपको एक एसए लिखना है इन गिवन 5 टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पे। तो इंग्लिश तो यहाँ पर इंक्लूड है ही। इसके अलावा यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि जो कैंडिडेट है उसकी मेंटेलिटी क्या है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझेंगे। दो एग्जाम्पल्स यहाँ मैं कोट करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं मेरे दो कैंडिडेट्स को लेक्चरेट से समझाऊंगा। लेक्चरेट एसएसबी का एक प्रोसेस होता है। मैंने उन्हें कहा 3 मिनट आपको एक टॉपिक पे बोलना है, उसे ऐसे में भी कंसिडर किया जा सकता है। मैंने उन्हें टॉपिक दिया चाइल्ड लेबर का। उन्होंने जब बोलना स्टार्ट किया तो पहले कैंडिडेट ने कहा कि सर हर जगह चाइल्ड लेबर आजकल है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, गवर्नमेंट ने भी ज़्यादा एक्शंस इस पे नहीं लिए हैं, एनजीओ वाले भी कुछ ज़्यादा इसके अंदर नहीं कर रहे हैं, बच्चों की हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है जहाँ पर चाइल्ड लेबर हो रही है, एजुकेशन नहीं है, उनकी लाइफ ख़राब हो रही है। इस चीज़ के ऊपर कुछ करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसकी सभी बातें ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम दूसरे कैंडिडेट के बारे में जिसने इसके ऊपर बोला। उसे भी सेम ही टॉपिक दिया गया। उसने कहा कि सर पुलिस ने आजकल बहुत काम करना स्टार्ट किया है, गवर्नमेंट ने भी कुछ नए रूल्स बनाए हैं, इसके अलावा एनजीओज ने भी काम करना शुरू किया है इस फील्ड में पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा। इवन सोसाइटी के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट आया है। प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखा आने लग गया है कि नो चाइल्ड लेबर यूज्ड, और प्रमोट किया जा रहा है कि वही प्रोडक्ट्स यूज किए जाएं जहाँ चाइल्ड लेबर यूज नहीं हुई है। तो ये सब चीज़ें, अब वो दोनों ही अपनी जगह सही थे। समझते हैं कैसे कि यहाँ दिक्कत क्या थी। देखिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक वर्ड। अब एक कैंडिडेट यहाँ खड़ा है, एक कैंडिडेट यहाँ खड़ा है। ये कैंडिडेट कह रहा है कि ये 6 है, बट ये कैंडिडेट कह रहा है कि ये 9 है। गलत कोई नहीं है, सिर्फ देखने का नज़रिए का फ़र्क है। दोनों ही अपनी जगह सही थे, पर नज़रिया मैटर करता है। किसी ने सिर्फ नेगेटिविटी देखी और किसी ने पॉजिटिविटी। आधा ग्लास किसी को खाली दिखा और किसी को भरा दिखा। इसी का एक और एग्जांपल बताना चाहूँगा। कुछ दिनों पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने देखा, बहुत सी जगह एसएसबी के ग्रुप्स हैं तो ग्रुप डिस्कशन वो लोग करते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड एक पॉइंट है यहाँ पे। टॉपिक दिया गया था ये जो मेडिसिन चल रही है आजकल कोरोना के लिए, हाइड्रो एक्सवाइजर जो भी है वो, तो वो हमें पाकिस्तान को प्रोवाइड करनी चाहिए यानी। इस चीज़ के ऊपर डिबेट था। ठीक है, बैलेंस पार्टिसिपेशन भी था, पर कुछ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हाइपर थे। हमें नहीं देनी चाहिए, वो हमें टेररिज्म दे रहे हैं, उन्होंने हमारे बहुत सारे जवानों की जान के ऊपर इशू हुआ है, उनकी वजह से जानें गई हैं हमारे जवानों की। आज भी उन्हें बहुत सी सियाचिन जैसी जगहों पे पोस्टिंग देनी पड़ रही है उनकी वजह से, तो हमें उन्हें ये चीज़ नहीं देनी चाहिए। ठीक है, ये ना एक बहुत ही नैरो माइंडेड एक्सप्रेशन हुआ। यहाँ पर आपको ये समझने की जरूरत है कि इंडिया एक बहुत बड़ा और एक बहुत रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। अगर हम इस तरीके से बदला ले नहीं पाएंगे, यहाँ बच्चों की लड़ाई नहीं है कि तूने मुझे पेन नहीं दिया मैं पेंसिल नहीं दूंगा। ये चीज़ें यहाँ नहीं हो सकती है। हम एक रेपुटेटेड कंट्री है, एक रिस्पेक्टेड कंट्री है, एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है हमारे एशिया के अंदर।
तो हम अगर ऐसी चीजें करेंगे और ये शुरुआत होगी तो ये अच्छी चीज नहीं है, ऐसे बदला नहीं लिया जाता। ह्यूमैनिटेरियन चीजों में हमेशा ही हर एक कंट्री एड ही करता है। ये हमारे पर्सनल इश्यूज हैं, इन्हें हम बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं। बट अभी के लिए अगर इंडिया ऐसा कुछ करता है तो ये इंडिया की इमेज को एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ये सब चीजें हम नहीं कर सकते। बट कुछ कैंडिडेट्स थे जो बहुत ही ज्यादा बायस थे इस तरफ बदला लेने वाली भावना में। तो अगर ऐसा ही कुछ यहाँ कैंडिडेट कर रहा है अपना ऐसे लिखने में, तो ये चीज हेल्पफुल नहीं होगी। यहाँ पर नजरिया ही मैटर करता है। ऑर्गन डोनेशन भी हुआ यहाँ पर एक टॉपिक, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हुआ। अब इन सब में देखते हैं कि कौन सा एक टॉपिक है जिसके ऊपर अगर हम अच्छे से लिख पाएंगे, मतलब बैलेंस वे में हम जिस पे लिख पाएंगे। टॉपिक सिलेक्शन भी मैटर करता है कि आखिर किस टॉपिक पे हम लिख रहे हैं और बैलेंस वे हम किस पे दे पाएंगे। तो यहाँ आप देखते हैं उरी अटैक के बारे में अगर बात की जाए, देखिए मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक्स आपके आएंगे वो डिफेंस बैकग्राउंड से आएंगे, क्योंकि सभी जो एस्पिरेंट्स हैं वो डिफेंस से हैं। यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द टॉपिक हैं डिफेंस के, आप देख पाएंगे एनएसजी। और एनएसजी तो चलो एक ग्लोबल टॉपिक है हमारे इंडिया के लिए, बट इसके अलावा यहाँ पर सिर्फ एक है। जनरली काफ़ी टॉपिक्स देखने को मिल जाते हैं, बट उरी अटैक की बात करते हैं। और जनरली देखा भी जाता है कि जो डिफेंस का कैंडिडेट है वो इन्हीं टॉपिक को सिलेक्ट करना भी पसंद करता है जहाँ डिफेंस का कुछ ना कुछ रिलेशन हो, ताकि वो अच्छे से लिख पाए। बट यहाँ ये मैटर करता है कि आप लिख क्या रहे हैं। दोबारा से समझते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड सर्जिकल स्ट्राइक आफ्टर उरी अटैक। ठीक है, देखिए इसके अंदर कुछ गलत नहीं है जो हुआ, बट इस चीज को कल्चर बना लेना भी ठीक नहीं है कि हम इसी तरीके से इन चीजों से निपटेंगे। यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि हम इन्हें करना छोड़ देंगे। डिप्लोमेटिक तरीके से खत्म करेंगे क्राइम को। पाकिस्तान को आइसोलेट किया जा सकता है। बट जैसा कि एक रेप केस हुआ था कुछ दिनों पहले साउथ इंडिया में, तो पुलिस ने एनकाउंटर करके उन्हें मार दिया और बड़ा सपोर्ट आया था इस चीज का कि ऐसा ही होना चाहिए। देखिए एक दो केसेस में ऐसा सही है, अगर उन्होंने ऐसा किया था और उन्हें अगर एट ए टाइम ऐसे शूट करके कर दिया गया तो ठीक है, चलो एक केस में। बट जो सपोर्ट कर रहे हैं ऐसा ही होना चाहिए, तो जंगल राज आ जाएगा। मीडिया ट्रायल केसेस के अंदर ये चीजें होने लग जाएंगी। जो बंदे जिनका कोई रोल ही नहीं था उस केस में, उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो इन चीजों को हम लॉन्ग टाइम पे सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ कुछ गलत हुआ था, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, बदला लिया, बहुत अच्छी बात है। बट वॉर मॉन्गरिंग नहीं दिखनी चाहिए ज्यादा। वी आर वॉर रेडी। इंडियन आर्मी ऑलवेज वॉर रेडी है, कभी भी जरूरत पड़ेगी इंडियन आर्मी हमेशा वॉर रेडी है, बट वॉर मॉन्गरिंग नहीं है। हम पाकिस्तान की तरह इररिस्पॉन्सिबल वे में कमेंट्स नहीं करते हैं, ना ही हमारे जनरल्स कमेंट करते हैं कि हमारे पास ये हथियार है, हमारे पास न्यूक्लियर है या XYZ। हम सिर्फ यही कहते हैं कि हम अच्छे तरीके से हमारी बॉर्डर्स को फिलहाल सिक्योर कर रहे हैं, और कोई भी इशू अगर होता है तो मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। वी आर वॉर रेडी, बट वॉर मॉन्गरिंग कभी नहीं होगी। तो इस चीज का हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि आखिर हम जो लिख रहे हैं वो एक बैलेंस वे में होना चाहिए, ना कि एक बायस्ड वे में कि नहीं ये सही है, यही होना चाहिए और इसी को इंडिया को अपना लेना चाहिए। क्योंकि बैठ के सिर्फ बोल देना बहुत आसान है, एट लास्ट जाना तो सोल्जर को ही होता है। जाने हमारी सोल्जर्स की भी जाती हैं, उस तरफ भी लोगों की जाने जाती हैं, और ये सही तरीका नहीं है ह्यूमैनिटेरियन तरीके से देखा जाए तो। इन चीज़ों को जितना हो सके पाकिस्तान को आइसोलेट करके डिप्लोमेटिक तरीके से अगर आप इसको इंक्लूड करेंगे एक बैलेंस वे में, बजाय कि आप सिर्फ और सिर्फ वॉयलेंस दिखाएं, तो मच बेटर इंप्रेशन रहेगा। इस चीज से आप ये इसके अंदर ये भी इंक्लूड करें कि इंडिया की इमेज स्ट्रांग हुई है। ठीक है, सिर्फ एक बार आंख दिखा दी है हमने, अब वो अपने आप समझ सकते हैं कि इंडिया अब क्या सुपर पावर है, किस लेवल पे है, और वो किस तरीके से डील कर सकता है चीजों को। बार बार करने से भी डर खत्म हो जाता है, इस चीज का भी ध्यान रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं बाकी टॉपिक्स पे, ब्रेग्जिट एंड इंडिया। ठीक है, ब्रेग्जिट एंड इंडिया एक करंट का टॉपिक है और ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। अब अगर हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे अगर हमें नॉलेज नहीं है तो ऐसे टॉपिक्स जो रिलेटेड नहीं है हमारे से बहुत ज़्यादा, हमारी कंट्री से, उनके ऊपर हम ज़्यादा कुछ नहीं लिख पाएंगे। तो ऐसे टॉपिक्स के ऊपर लिखना ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं रहेगा मेरी तरफ से। अब है वॉयलेंस ऑन टीवी हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर चिल्ड्रंस बिहेवियर। ठीक है, ये अच्छा टॉपिक है, इसके अंदर हम सजेशन और रीजंस और इम्पैक्ट हर चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, हर एस्पेक्ट में। जैसे कि वॉयलेंस हो रही है तो क्या हो रहा है, कुछ केसेस को आप इंक्लूड कर सकते हो कि पिछले कुछ दिनों से क्राइम बढ़ा है। बहुत बार जो बच्चे होते हैं वो
मेंशन करते हैं कि हमने टीवी में ऐसा देखा तो इसलिए मैंने किया, ऐसा बहुत से केसेस में सुनने को मिल जाएगा। तो इम्पैक्ट तो पड़ रहा है क्योंकि बच्चा जो होता है वो देखता है और चीज़ों को सीखता है। तो हमें इन चीज़ को ज़्यादा रेगुलेट करना चाहिए, गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए, पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए वो क्या उनका बच्चा देख रहा है उस चीज़ों के ऊपर, उनसे रेगुलर टच में रहना चाहिए, उनकी क्या चॉइस है, क्या टेस्ट है उनका देखने में। तो ये सब चीज़ें करनी चाहिए। एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट का बिहेवियर भी यहाँ आ जाएगा और एक रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी के मेंबर का भी यहाँ पे व्यू आ जाएगा। इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। बायस नहीं होना है, लिखने का एक तरीका है। इंग्लिश तो चेक हो ही रही है, इसके अलावा आपका नज़रिया चेक हो रहा है कि आप किस तरीके से चीज़ों को डील करते हैं। कहीं आप बायस तो नहीं है किसी एक चीज़ की तरफ। यहाँ पर ये देखा जा रहा है। अब देखते हैं थोड़ा आगे। ये हमारे पास है, बीच में कुछ चीज़ें हैं जो आपका ये एक पैराग्राफ आता है उसके अंदर से आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, वो एक अलग चीज़ है। अभी हम सिर्फ चेक कर रहे हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों को। आपका फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर आपको एक छोटा वो लिखना है, जस्ट अ सेकेंड, काइंड ऑफ छोटा ऐसे एक छोटा पैराग्राफ 100 वर्ड्स तक का। यहाँ भी कुछ वर्ड ऐसे ही हैं। इंग्लिश ए विंडो ऑफ द वर्ल्ड, इंग्लिश के बारे में आपके क्या विचार हैं। अब यहाँ पर क्या दिक्कत आ सकती थी पहले उसे समझ लेते हैं। इंग्लिश के ऊपर पूछा गया कि इंग्लिश पे आपके क्या विचार हैं। कैंडिडेट ने स्टार्ट कर दिया कहना। अब हो सकता है उसकी इंग्लिश वीक हो, बट सारी भड़ास यहाँ निकालने की क्या जरूरत थी कि जिनको नहीं आती है उनके लिए भी कुछ करना चाहिए, इंग्लिश जरूरी नहीं है, हिंदी को वो टॉपिक से ही अलग चला गया है। बजाय कि आपको इंग्लिश को एक तरीके से बता सकते थे एक रिसोर्स के तौर पे कि हाँ ये कॉमन लैंग्वेज है, सभी देशों में एक्सेप्टेबल है, यूरोपियन यूनियन में भी बोली जा रही है और अमेरिका में बोली जा रही है, तो एक काफ़ी बड़ी परसेंटेज बोल रही है और बाकी सब लोग भी अगर इसे एक्सेप्ट करके एक माध्यम बनाते हैं सभी से कम्युनिकेट करने का जो है भी, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, हर किसी को आनी चाहिए। बिजनेस में बेनिफिट है, हर चीज़ में बेनिफिट है। इस चीज़ का एग्जाम्पल क्या है, अगर देखा जाए हमारे हेल्थ टूरिज्म सेक्टर को, तो हेल्थ टूरिज्म के अंदर इंडिया के अंदर बहुत लोग आते हैं, बट रशिया में नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग आपको मिल जाएगी सभी लोगों में। इंडिया में लगभग लोगों को आती है इंग्लिश जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े हैं, जो डॉक्टर्स हैं। तो इस वजह से वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। इसी वजह से इंडिया के जो इंजीनियर्स हैं या बाकी सब हैं वो भी अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में ज़्यादा जा रहे हैं, रशिया में नहीं। क्यों? क्योंकि रशिया में रशियन है और रशियन सबको नहीं आती है। तो ये है, इस लैंग्वेज का फ़ायदा तो है, और अगर सभी ऑप्ट करते हैं तो और भी ज़्यादा चीज़ें अच्छे तरीके से हो पाएंगी ग्लोबलाइजेशन के लिए। स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर आप बता सकते हैं अपनी भागीदारी, पर चीज़ों को क्रिटिसाइज ना करें कि सभी सिविलियन जितने भी सिविलियंस हैं बहुत इरिस्पॉन्सिबल हैं। बजाय कि आप ये बताएं कि क्या किया जा सकता है और क्या अच्छा हो रहा है, ना कि आप क्रिटिसाइज करते रहें। अगर क्रिटिसाइज करेंगे हर चीज़ को तो ये एक अच्छा इंप्रेशन नहीं डालता है। आप अपने ऑफिसर्स को भी देख सकते हैं, वो हर टाइम क्रिटिसाइज करने की बजाय कुछ इफेक्टिव और प्रोग्रेसिव करने की मेंटेलिटी रखते हैं, ना कि हर चीज़ को क्रिटिसाइज। कंप्लेनिंग नेचर तो वैसे ही डिफेंस में एक्सेप्टेबल नहीं है, ये तो सभी कैंडिडेट्स को वैसे ही पता है कि कंप्लेनिंग नेचर एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके अलावा भी ऐसे ही कुछ टॉपिक्स हैं ब्लैक मनी से रिलेटेड, जो भी हैं आप खुद लिख पाएंगे इनके बारे में, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे। यहाँ कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, इनसे देखते हैं अब क्या उम्मीदें हैं हमसे, हमारे एसेसर से जो इसे चेक करेगा। तो क्यों दी गई थी? जनरली आपको किसी भी एग्जाम के अंदर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा कि दो पिक्चर्स हैं उनके ऊपर स्टोरी लिखनी है। यहाँ पर मोटिव है जब दिया गया है, अगेन वही चीज़, आपकी मेंटेलिटी को चेक किया जा रहा है, आप सोचते क्या हैं, आपका नज़रिया क्या है। ये पिक्चर जिसके अंदर एक लड़की है, एक मार्केट का सीन है, रोड के बीच में जा रही हैं, स्पीडिंग व्हीकल हैं, आप क्या कर सकते हैं। आमतौर पे लाइफ से ही रिलेटेड करके चीज़ें लिखनी होती हैं, हाइपोथेटिकल चीज़ें ना लिखी जाएं, सिचुएशन को इग्नोर भी ना किया जाए। बच्चा यहाँ रोड के बीच में है तो कुछ मिस हैपनिंग हो भी सकती है, बट मिस हैपनिंग इतनी भी ना हो कि आपने बच्चे को मरवा दिया है। क्योंकि एट लास्ट अगर आप लिख रहे हो तो इतना कर सकते हो, इंजर्ड तक रुक जाओ अगर आपको कुछ नेगेटिव ही करना है। बट कैंडिडेट्स यहाँ पर क्या करते हैं कि बच्ची की डेथ ही हो गई है, ये अच्छी चीज़ें नहीं है, थोड़ा सा लिमिट में रहिए। प्रैक्टिकल लिख रहे हैं कुछ अच्छा लिखिए, पॉजिटिव नहीं कहा है मैंने मेरे शब्दों के अंदर पॉजिटिव वर्ड कहीं यूज़ नहीं किया है। प्रैक्टिकल और कुछ अच्छा, थोड़ा बैलेंस, ठीक है। नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है हमें। यहाँ पर ये बुक, ये एक न्यूट्रल पिक्चर है, एक कैंडिडेट है बस बुक पढ़ रहा है, बुक शेल्फ में से लेके कुछ कर रहा है।
तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, या कुछ ऐसा भी नहीं कि गांव में लाइब्रेरी नहीं थी और एक 10th क्लास के कैंडिडेट ने यहाँ पर लाइब्रेरी बनवा दी है। ये चीज़ें भी इफेक्टिव नहीं है। तो थोड़ा सा अपनी लाइफ से रिलेट किया जाए, एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, इसके बारे में हम एसएसबी में डिस्कस कर सकते हैं कि आखिर स्टोरीज को कैसे लिखा जाए, क्योंकि पहले खुद को जानना जरूरी है, क्योंकि रियल लाइफ से निकालोगे तो खुद को जानोगे, जब भी तो अपनी लाइफ से चीज़ों को रिलेट कर पाओगे। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन जो था उसको देख लेते हैं। हाउ टू राइट ए गुड ऐसे के ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, फोटो राइटिंग क्यों है उसके ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, हाउ टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी के ऊपर हम बात करते हैं। जो मैंने पहले भी मेंशन किया था कि अगर आप वर्ड जो लिख रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। जैसे कि वर्ड यूज करना था आपको बहसबाजी का, बट आप उसकी जगह वर्ड यूज कराए थोड़ा सा हाइपर हाथापाई का, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट कर सकता है। इस वजह से वोकैब के ऊपर थोड़ी सी पकड़ होना जरूरी है। अब बात करते हैं, क्योंकि आप जो लिख रहे हैं उसका मीनिंग वही निकले, कुछ अलग ना निकल जाए, इस चीज का ध्यान रखा जाए। अब बात करते हैं थोड़ा रूट वर्ड्स के बारे में। रूट वर्ड है हमारा सोशियस, मीन्स कंपेनियन, कंपेनियन मतलब साथ रहने वाला। अब देखते हैं इससे हम क्या क्या सीख सकते हैं, कुछ वर्ड्स के ऊपर बात करेंगे। जनरली हम क्या करते हैं, हम कुछ वर्ड्स को याद करने लग जाते हैं, ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका है रूट से पढ़ने का। जैसे अगर हिंदी से रिलेट किया जाए, वर्ड है ज्वाला, सभी ने सुना है, आग से रिलेटेड वर्ड है ज्वाला। अब मुझे ज्वाला तो पता है, पर मुझे ज्वालामुखी नहीं पता, बट मैं अंदाजा तो लगा सकता हूँ ना, बिकॉज ज्वाला है वहाँ, तो ये कुछ ना कुछ आग से रिलेटेड ही होगा। इस चीज का मैं पता कर पाया यहाँ पर, क्योंकि मुझे रूट पता था। इसी चीज को समझने की जरूरत है, जस्ट सेकेंड। इसी चीज को समझना है, रूट्स पता होने चाहिए। सेम चीज इंग्लिश में भी काम करती है। इफेक्टिव तरीके से पढ़ेंगे तो हमारी वोकेबलरी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ सकती है। एग्जाम्पल है सोशियस कंपेनियन, इस वर्ड से देखते हैं आखिर क्या कुछ पता लगता है। और ये सभी मैंने डेली लाइफ वर्ड्स लिए हैं जो आपने अक्सर सुने भी होंगे, पर ये कितना रिलेट करते हैं इसको देखा जाए। सोशियोलॉजी, लॉजी वर्ड आता है आपका पढ़ाई के लिए। जियोलॉजी जो अर्थ के बारे में पढ़े। थियोलॉजी जो भगवानों के बारे में पढ़े। थियो जो रूट है वो भगवानों का है। एथिस्ट, एथिस्ट के अंदर भी ये वर्ड आता है थियो, थीस्ट। ठीक है। तो सोशियोलॉजी जो हमारे समाज के बारे में, हमें साथ रहते हैं हम, उस चीज के बारे में जो पढ़े वो सोशियोलॉजी। बायोलॉजी आपने सुना होगा, तो बायोलॉजी क्या है, बायोडाइवर्सिटी के बारे में की गई स्टडी बायोलॉजी। तो लॉजी था स्टडी, किसी भी चीज के बारे में स्टडी करना। सोशियो था साथ रहना, कंपेनियन, तो हम जो साथ रह रहे हैं उसके बारे में जो स्टडी की गई वो थी हमारी सोशियोलॉजी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वर्ड के बारे में, सोसाइटी। तो सोसाइटी वर्ड के अंदर हम दोबारा देख पा रहे हैं सोशियो आ रहा है, इसी रूट से भी बना सोसाइटी, जब साथ रहने लगी तो बनी सोसाइटी। एसोसिएट, यहाँ भी आपको एक वर्ड देखने को मिल रहा है। एसोसिएट होते हैं कि मैं इनके साथ एसोसिएटेड हूँ आजकल, मतलब मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, ये मेरे साथी हैं, कंपेनियन है। एसोसिएट, आई एम एसोसिएटेड विद दिस फर्म और दिस ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही वर्ड आया एंटी सोशल। एंटी मतलब नेगेटिव रूट है, जो वहां पर एक्सेप्टेबल ना हो। एंटी सोशल जो समाज में रहने लायक ना हो, साथ रहने लायक ना हो। ए सोशल का मतलब अलग होता है। ए सोशल हुआ जो रहना ना चाहता हो, जिसको साथ रहना पसंद ना हो। ए सोशल और एंटी सोशल में इतना सा फर्क है। एंटी एक नेगेटिव रूट है, ए एक नेगेटिव रूट है, बट यहाँ पे इसका मतलब थोड़ा अलग आ रहा है ए सोशल का। एंटी इज टोटली डिनाई कर रहा है कि ये बंदा एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में। ए सोशल खुद नहीं रहना चाहता है अपनी तरफ से। ऐसे ही सोशलाइज, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, स्कूल के अंदर कैंडिडेट्स को जब मिलवाते हैं पहली बार, सोशलाइज करते हैं। आप भी जब नई जगह जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं। एसएसबी देने जाएंगे तो क्या होगा, सभी से मिलेंगे जब सोशलाइज करेंगे अपने आप को। तो यही सब चीजें हैं जो काम करती हैं। तो ऐसे ही ये वर्ड्स थे जितने भी, हम अभी समझ पाए कि कितना इजीली, जब हमें रूट वर्ड पता था सोशियस, कंपेनियन, कितने वर्ड्स के बारे में पता चला। अगर तुक्का मारने के ऊपर भी बात की जाए क्वेश्चन के पेपर के अंदर, तो हम इजीली 70 to 80% सक्सेस रेट पे रहेंगे अगर हमें रूट वर्ड्स पता हैं।
और जब अच्छे से आप इन्हें प्रिपेयर करेंगे तो सभी चीज़ें बहुत ईजिली होने लगेंगी। जितना हमें चाहिए उससे बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन आप कर पाएंगे अगर आप वोकेबलरी से पढ़ रहे हैं। उस बारे में हमारी फर्दर कोर्स के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ तक हमने सिर्फ ओवरव्यू डिस्कस किया है, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, कैसे हम काम करेंगे चीज़ों पे, कैसे हम इम्प्रूव करेंगे उन चीज़ों को, इसके ऊपर हमने डिस्कस किया है। ऐसे राइटिंग के अंदर भी एक तरीका होता है ऐसे को लिखने का, जैसे स्टोरीज लिखने का एक तरीका है, ऐसे लिखने का भी एक तरीका है। एक बैलेंस वे में उन्हीं चीज़ों पे काम किया जाएगा, बहुत सारे सैंपल्स डिस्कस किए जाएंगे, बहुत सारी पॉसिबिलिटी डिस्कस की जाएगी। तो इस तरीके से काम करेंगी चीज़ें। तो अभी इस सेशन को ख़त्म करते हैं, आगे डिस्कस करेंगे हम बाकी चीज़ों को हमारे कोर्स।